देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर हिंदी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग हिंदी साहित्य में पहुँच चुके हैं और हिंदी साहित्य को भी बहुत ही बेहतर तरीके से कंप्लीट करेंगे। जहाँ पर जरूरत होगी ट्रिक से वहाँ पर ट्रिक पढ़ेंगे और जहाँ पर जरूरत होगी आप लोगों को रटाने की वहाँ पर रटाया भी जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आप लोगों ने हिंदी ग्रामर की वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। रस, छंद, अलंकार, पत्र लेखन, विलोम, सत, पर्यायवाची, है ना, इनको भी बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है तो आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक भी करिएगा और यहाँ पर याद रखिए हमारे इस चैनल पर रात को 8:30 बजे हिंदी का फुल टेस्ट भी कराया जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रात 8:30 बजे हिंदी का फुल टेस्ट भी लगा सकते हैं, क्योंकि आप लोग थ्योरी पढ़ते जरूर हैं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट इसको हम बिल्कुल सरल शब्दों में आपको यहाँ पर समझा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी साहित्य का काल विभाजन। तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल, ये 4 भागों में विभाजित किया गया है। अब इसको रटेंगे कैसे? तो दोस्तों यहाँ पर ट्रिक दी गई है। आपका उत्तर आधुनिक है तो आ से हो जाएगा आदिकाल, प से हो जाएगा पूर्व मध्यकाल, उत्तर से हो जाएगा उत्तर मध्यकाल और आधुनिक से हो जाएगा आधुनिक काल। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या है, मध्य में है, इन दोनों के मध्य में है तो इसमें भी मध्य लगता है और इसमें भी मध्य लगता है। तो याद रखिएगा आ से आदिकाल, पा से पूर्व मध्यकाल, उत्तर से उत्तर मध्यकाल और आधुनिक से आधुनिक काल। अब दोस्तों बात आती है कि आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहते हैं, रीत काल को उत्तर मध्यकाल कहते हैं और आधुनिक काल को गद्य काल कहते हैं। ये भी बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कि उत्तर मध्यकाल को क्या कहते हैं, पूर्व मध्यकाल को क्या कहते हैं। इसको भी यहाँ पर ट्रिक्स यहाँ पर पढ़िए। क्या पढ़िए कि आदिम लोग जो थे या आदिमानव जो लोग थे वो बहुत वीर हुआ करते थे, क्योंकि वो लोग फल फलहरी खाते थे या उस समय देखो पेड़ों की चीज़ें खाते थे तो वो बहुत ताकतवर होते थे। लेकिन आज लोग क्या करते हैं, ब्रेड पकौड़ा तली हुई चीज़ें खाते हैं तो वो कमज़ोर रहते हैं। तो याद रखिए आदिम लोग कहते थे वीर, है ना, आदिम लोग वीर रहते थे। तो याद रखिए आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं। दोस्तों पूरब में क्या है, भक्ति, पूरब में क्या है, पूरब में भक्ति। तो ऐसे याद रखिए पूरब में लोग भक्ति भाव करते हैं, या ऐसे याद रखिए जो पा दिया है पा को हम पी कर दें और पी से हो जाएगा प्रे, और प्रे जो करते हैं कौन, जो प्रे करेंगे वो भक्ति कहलाएंगे ना। तो दोस्तों याद रखिए पूरब में भक्ति या प्रे मतलब भक्ति। अगला है उत्तर में रीति रिवाज बहुत चलता है, उत्तर में रीति रिवाज बहुत चलता है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कहीं कुछ चलता रहता है। तो उत्तर जैसे आए तो उत्तर मध्यकाल रीतिकाल, उत्तर में रीति रिवाज बहुत चलता है। अगला है आधुनिक काल को कहते हैं गद्य काल। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आधुनिक जो गीत होते हैं वो सिर्फ डीजे के लिए ही बनते हैं और 2-4-5 महीने बाद डीजे के बाद वो खत्म हो जाते हैं। मतलब समझ रहे हैं, आधुनिक जो गाना होते हैं वो डीजे के लिए हैं। आज से 10 साल पहले के जो गाने होते थे वो आज भी चलायमान हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो भी गाने बनते हैं वो सिर्फ डीजे में नाचने के लिए होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आधुनिक गाना, है ना, आधुनिक गाना डीजे, तो आधुनिक गद्य काल, यहाँ पर दोस्तों आधुनिक काल गद्य काल ऐसे यहाँ पर हो गया। या इसको याद रखने के लिए आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं कि आदिम लोग क्या थे भाई, वीर थे, पूरब में क्या करते थे, भक्ति बहुत करते हैं, उत्तर में रीति रिवाज बहुत है और आधुनिक जो आपके गीत हैं वो क्या है भाई, बहुत कम समय के लिए हैं। तो याद रखिएगा कि आदिकाल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीति काल और आधुनिक काल को गद्य काल कहा जाता है। उम्मीद है कि ये आपको पॉइंट याद हो गया होगा और वीडियो पसंद आया है तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कालखंडों में से ईस्वी भी आपको याद करना है। हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। पहला पॉइंट आता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन। तो दोस्तों यहाँ पर इसको तो हमने बता ही दिया है, आदिकाल को वीरगाथा काल, आदिम लोग वीर थे, पूरब में भक्ति, उत्तर में रीति रिवाज और आधुनिक डीजे अर्थात गा से गाना। दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कहाँ से, 1050 से स्टार्टिंग, 1050 से आदिकाल स्टार्ट होता है और आपके 1375 विक्रमी संवत तक जाता है। तो याद रखिएगा कि संवत आपका है, संवत है, याद रखिए 1050 से कितना, 1375 विक्रमी संवत। आप 75 को यहाँ से उठा लाइए, है ना, पूर्व मध्यकाल कहाँ से, तो आपके इसको 75 यहाँ लाइए, 1375 से कहाँ तक, तो आपके 1700 विक्रमी संवत। अब 1700 को उठाकर यहाँ पर लाइए तो 1700 से लेके 1900 विक्रमी संवत ये आपका रीतकाल अर्थात उत्तर मध्यकाल, और भी 1900 को उठाइए और अब तक जो आपका है ये आधुनिक काल है। तो बस दोस्तों ऐसे ही इस जो क्रम है आपका, इस क्रम को याद रखिए।
तो आपको याद रहेगा कि 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से लेके 1900 और 1900 से लेके अब तक। तो उम्मीद है कि ये भी पॉइंट आपका जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछा जाता है ये आपको याद हो गया। अभी तक जितना आपने वीडियो देखा हर एक पॉइंट याद हुआ होगा। अब दोस्तों यहाँ पर होता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में लोगों ने बहुत कुछ कहा है और वही बहुत कुछ आपके एग्जामों में पूछा जाता है। जो भी यहाँ पर पूछा जाता है उसको हाईलाइट भी कर दिया है तो बड़े आसानी से आपको याद भी होगा। हिंदी का प्रथम व्याकरण, हिंदी का प्रथम व्याकरण जो लिखा था वो आपके जोशुआ केटलर ने लिखा था, जोशुआ या जेसुआ केटलर। अगला पॉइंट दिया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन का सर्वप्रथम जो प्रयास किया था या लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था वो गर्सा दत्तासी ने किया था। किसने किया था? गर्सा दत्तासी ने किया था। उन्होंने फ्रेंच भाषा में, उन्होंने फ्रेंच, क्योंकि ये फ्रेंच के थे तो इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार दाला लित्रेओ इत्यु हिंदुस्तानी नामक एक ग्रंथ की रचना भी किया। ठीक है ना। अब इतना कठिन नाम है तो अगर ना निकल पाए तो परेशान मत होना, आप लोग रख लीजिए। यहाँ पर दूसरा पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि शिव सिंह सरोज हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का प्रथम साहित्यिक इतिहास ग्रंथ है। मतलब शिव सिंह सरोज हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का प्रथम क्या है? साहित्यिक इतिहास ग्रंथ है। अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान कालक्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। बहुत बार पूछा गया है, अगर पूछे कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन है तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये आपका बहुत ही बार पूछा गया है। अब अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर आता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप से देने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? तो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया है कि जॉर्ज गियर्सन ने इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, अर्थात जो आपकी ये ग्रंथ है वो किसका है? जॉर्ज गियर्सन है। तो द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का नामकरण एवं उसका काल विभाजन किया है। अर्थात जो आपका कह सकते हैं कि ये जो आपका हिंदी साहित्य है इसका नामकरण, उसका काल विभाजन भी कई प्रकार से पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आदिकाल का नाम करने वाले विद्वान। तो अगर पूछे कि आदिकाल को दोस्तों देखिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या कहा है? तो आदिकाल कहा है। याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। वहीं पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा है? तो आपकी वीर गाथा काल कहा है। क्या कहा है? वीर गाथा काल कहा है। शिवनाथ प्रसाद मिश्र, सॉरी माफ करिए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे क्या कहा है? तो आपके वीर काल का है। क्या कहा है? वीर काल का है। राहुल सक्रात्यान ने, दोस्तों राहुल सक्रात्यान ने कहा है सिद्ध सामंत काल। अगला आपसे पूछा गया है कि गणपति चंद्रगुप्त ने इसे क्या कहा है? तो शून्य काल का नाम दिया है। मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल का नाम दिया है और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बिजवप्पन काल कहा है। और जितने भी हाईलाइट है सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने इस काल को क्या नाम दिया है? संधि काल एवं चारण काल नाम दिया है। जॉर्ज गियर्सन ने इसे चारण काल कहा है। मोहन अवस्थी सुमन राज्य ने आधार काल नाम दिया है। मतलब आदिकाल का जो नामकरण है वो करने वाले विद्वानों में अनेक लोगों ने अनेक प्रकार से इसमें से नाम दिया है, जिसमें से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल, राहुल सक्रात्यान ने सिद्ध सामंत काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बिजवप्पन काल। ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं अगला पॉइंट। आदिकाल, और आदिकाल अभी बताया था इसे वीरगाथा काल कहते हैं। आदिम लोग बहुत वीर थे, हमने इस बार आपको बार बार इसलिए बताते हैं ताकि याद रहे, आदिम बहुत वीर थे तो आदिकाल को बोलते हैं वीरगाथा काल। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कुछ पॉइंट और भी पूछे जाते हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि हिंदी का प्रथम कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसे माना है, तो दोस्तों डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला आपसे दिया गया है कि डॉक्टर गणपति गुप्त ने शालिचंद्र सूर को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और अगला आपसे दिया गया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये हर एक एग्जामों में पूछे जाते हैं, पूछेगा कि इनके अनुसार किसे मानते हैं, मतलब विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो डॉक्टर बच्चन होंगे। ये हर एक क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। अगला आपसे दिया गया है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। वहीं पर डॉक्टर शिव सिंह सेंगर ने पुष्प या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है। 2-3 बार पढ़ेंगे सब याद हो जाएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। वेरी आपका एमपी है, याद रखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है।
और भी अभी यहाँ पर दोस्तों हैं, देख सकते हैं कि आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, जो कि बहुत बार पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आदिकाल में जो आपकी दलपति विजय है ना, यहाँ पर इनकी कवि हैं दलपति विजय। इनकी रचना में कौन है? खुमार रासो। इनकी रचना का नाम है खुमार रासो। अगला है चंद बरदाई। चंद बरदाई जो कि दोस्तों देख सकते हैं चंद बरदाई पृथ्वी राज रासो, जो कि एक ब्रज भाषा में एक महाकाव्य भी है। नरपति नाल है विसल देव रासो। जगनी की क्या है? परमाल रासो। और दोस्तों याद रखिएगा परमाल रासो को ही आहला खंड के नाम से भी जाना जाता है। विद्यापति ने कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली रचनाएं किया है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं सरहपा ने दोहा कोश की रचना किया है। सरहपा ने दोहा कोश की रचना किया है। स्वयंभू ने पौमचर्य की रचना किया है। और केदारनाथ भट्ट या भट्ट केदार जो आपके हैं, इन्होंने जयचंद प्रकाश लिखा है। अब्दुल रहमान की जो रचना है वो आपके संदेश रासक है। पुष्पदंत की रचना है महापुराण। देवसेन की रचना क्या है? श्रवकाचार। देवसेन की है श्रवकाचार। और कुछ पॉइंट और भी हैं, जैसे विद्यापति को अभिनय जयदेव की उपाधि से विभूषित किया गया था। इनकी रचना पदावली के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें अपनी रचना हिंदी साहित्य का इतिहास में मैथिल कोकिल कहा है। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में, है ना, इतिहास में मैथिल कोकिल कहा है या आपके विद्यापति की है? मैथिल कोकिल के नाम से किसे जानते हैं? विद्यापति को जानते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है कि विद्यापति की रचना कीर्ति पताका अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। याद रखिएगा कि विद्यापति की जो एक रचना है कीर्ति पताका, यह अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। यहाँ पर इन्होंने कुल 14 ग्रंथों की रचना किया है। विद्यापति ने कुल 14 ग्रंथों की क्या किया है? रचना किया है। अगला आपसे दिया गया है कि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि एवं अपभ्रंश का प्रथम महाकवि कहा जाता है। किसे? स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि एवं अपभ्रंश का प्रथम महाकवि कहा जाता है। अगला आपसे दिया गया है कि अपभ्रंश का सबसे पहले उल्लेख पतंजलि ने किया था। किसने किया था? पतंजलि ने किया था।